गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई चल रही होगी और जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे पढ़ाई की इंटेंसिटी भी बढ़ गई होगी, साथ में टेंशन भी बढ़ गया होगा। परेशान ना होइए। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था विश्व जलवायु प्रदेश, उसमें एक टॉपिक है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। तो इस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहले कि उसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ पे है। तो मैप पे आते हैं तो इसका क्षेत्रीय विस्तार जो अक्षांशीय विस्तार है वो देखते हैं कहाँ पे है। तो ये 40 डिग्री उत्तर से लेकर 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में इसका विस्तार है और 40 डिग्री दक्षिण से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य है। यानी कि इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में है और उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री के मध्य में है। अब देखते हैं इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका में, जो कनाडा के पश्चिमी तट पे और यूएस के नॉर्थ वेस्ट में जो एरिया कोस्टल एरिया है यहां पर। अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो ये इस भाग में मिलता है, चिली के दक्षिणी भाग में। ठीक है, यूरोप में देखें चूंकि इसका सबसे अधिक विस्तार पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में है, उसी के नाम पर इसका यूरोपीय तुल्य जलवायु या पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु नामकरण है इसका। ठीक है, तो इसका विस्तार इस क्षेत्र में है, ये जो क्षेत्र है यहां पर। ठीक है, इसमें ब्रिटेन भी है, आयरलैंड भी है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और बाकी जो यूरोप ये क्षेत्र है जो इसका पेनिनसुला क्षेत्र है, इसमें जिसमें फ्रांस है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, जर्मनी है, डेनमार्क है, पोलैंड है। यानी कि जो इस क्षेत्र के देश हैं उनमें ये जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में ये जलवायु नहीं पाई जाती है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ये जलवायु कहीं दिखा नहीं सकते हम लोग। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा भाग तस्मानिया में पाया जाता है और फिर न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर पाया जाता है। तो ये इसका क्षेत्रीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार इसका जो है वो ये है, उत्तरी गोलार्ध में 40 से 65 और दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65। इस जलवायु की विशेषता है कि यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको याद होगा कि जो हमने बताया था भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश जो पढ़ा था हम लोगों ने। अब देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश था, ये जो जलवायु प्रदेश था इसके उत्तर में है। ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु के उत्तर में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश ये था तो उसके दक्षिण में है। ठीक है, ये जो क्षेत्र था हमारा भूमध्य सागरीय का, तो उसके दक्षिण में स्थित है ये। तो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य सागरीय जलवायु के उत्तर में और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य सागरीय जलवायु के दक्षिण में यह जलवायु प्रदेश स्थित है। तो इसका हम लोग ने क्षेत्रीय विस्तार देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया। अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं पर कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। या इसी को कहते हैं ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक है, यूरोप तुल्य जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या कि वो देख लेते हैं हम लोग। अब जो हम लोगों ने देखा था कि ये जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है और यह जो जलवायु क्षेत्र है वो पछुआ पवनों के प्रभाव में रहती है, यानी कि सीधे ये पछुआ पवनों के मार्ग में पड़ती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं यहां पर तापमान के रूप में देखा जाए तो यहां पर औसत तापमान, जो ग्रीष्म काल में औसत तापमान है वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है औसत तापमान जो ग्रीष्म काल में है। ठीक है, शीतकाल में यहाँ का औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड या माइनस में भी तापमान चला जाता है। ठीक है, तो शीतकाल में तापमान इसका कम ही होता है। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा
तापमान का वेरिएशन नहीं है वार्षिक रूप से, क्योंकि यह समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में पड़ता है। इसलिए समुद्र के प्रभाव के कारण यहाँ पर सम जलवायु कंडीशन होती है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ पाती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ पाती है। हालांकि शीत ऋतु में यहाँ बर्फबारी भी होती है, लेकिन वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जब बढ़ते हैं तब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो ग्रीष्म काल में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में यह 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होती है। इसलिए वार्षिक तापांतर जो होता है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री के आसपास होता है, वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर भी होता है जो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, दैनिक तापांतर, ठीक है। दैनिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कहीं कहीं स्थानों पर यह 10 डिग्री 15 डिग्री सेंटीग्रेड का तापांतर भी पाया जाता है दैनिक। ये इस पर डिपेंड करता है कि वो क्षेत्र तटवर्ती भाग में है कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक विचार नहीं दिया जा सकता कि तापमान में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन समान रूप से ये तापमान है, ठीक है। अब इसके तापमान पर दो चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक तो प्रभाव पड़ता है कि यह क्षेत्र समुद्र के पास है, और दूसरा इस पे सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ समुद्र के पास होने के कारण यहाँ पर कहीं कहीं ठंडी जलधाराएं हैं तो कहीं कहीं गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। पछुआ पवनों के प्रभाव में है ये, कहीं कहीं ठंडी जलधाराएं हैं। जैसे उत्तरी गोलार्ध में हम लोग देखेंगे तो जो यूरोप का पूरा क्षेत्र है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा के प्रभाव में है, जो गर्म जलधारा है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो जो चिली का भाग था वो हम्बोल्ट या पेरू ठंडी जलधारा के प्रभाव में रहता है, ठीक है। और इसी तरह से उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट देखा जाए तो ये कैलिफोर्निया अलास्का ठंडी जलधारा के प्रभाव में रहता है, ठीक है। तो ये जलधाराओं के प्रभाव में रहते हैं, कहीं पे ठंडी जलधाराएं तो कहीं पे गर्म जलधाराएं। साथ में ये पछुआ पवनों के प्रभाव में रहते हैं, तो समुद्र से आने वाली पछुआ पवनें अपने साथ आर्द्रता लाती हैं और तटवर्ती भागों में वर्षा कराती हैं। तो तापमान के रूप में इनकी विशेषताएं हम लोग ने देख लिया। अब आते हैं वर्षा की इनकी विशेषताएं। वर्षा की विशेषताओं को देखेंगे तो इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन यह एक औसत है। कहीं पर जो बिल्कुल तटवर्ती भाग है और जहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ पर वार्षिक वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक है, जबकि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में वर्षा लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर है। फिर से एक बार मैप की सहायता से हम इसे देखते हैं कि कैसे इसको देख पाते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे कि यूरोप में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में क्या स्थिति है। बेसिकली तीन ही जगह बहुत ज्यादा इसका विस्तार है। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोस्टल माउंटेन रेंज है। ये जो क्षेत्र है यहां पर कोस्टल माउंटेन रेंज है यूएस में और कनाडा में, और इसके पूरब में रॉकी पर्वत है। इसमें ठीक ठीक यहां पर क्या है, एंडीज पर्वत है। यहां से यहां तक विस्तार है। एंडीज पर्वत विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इस पर डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग। तो ये यहां पर रॉकी पर्वत है, उसके वेस्ट में ही कोस्टल माउंटेन रेंज है, ठीक है, जो इस तरह से है। यहां पर एंडीज पर्वत है। तो इस भाग में क्या होता है कि यहां से पछुआ पवनें जब चलती हैं तो इनके साथ आर्द्रता की मात्रा होती है। पछुआ पवनों के साथ आर्द्रता की मात्रा होती है, और ये पछुआ पवनें जैसे ही पहुंचती हैं स्थल पे तो ये पर्वत के कारण अवरोध उत्पन्न होता है, और इनके मार्ग में अवरोध आने के कारण ये पछुआ पवनें पर्वतों के सहारे ऊपर की ओर उठती हैं। इस तरह से पर्वत अवरोध देता है तो ये ऊपर की तरफ उठती हैं, और जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये ठंडी होती हैं, संतृप्त होती हैं, फिर इसके बाद संघनन होता है, फिर वर्षण होता है। तो जहां पर पर्वतीय अवरोध होता है वहां पे वार्षिक वर्षा की मात्रा लगभग 250 सेंटीमीटर होती है, और जहां पर पर्वतीय अवरोध नहीं है, जैसे कि हम यूरोप में देखेंगे कोई बड़ा पर्वत नहीं है, तो ये समान रूप से वर्षा करती हैं। बस ये होता है कि तटवर्ती भागों में औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जैसे जैसे महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पहुंचती जाती हैं वैसे वैसे वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर से कम होती जाती है। तो ये इसकी विशेषता। अब हम देखेंगे कि ये पछुआ पवनों के प्रभाव में पड़ती हैं। इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी पछुआ पवन इस तरह से प्रवाहित होती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह से पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं, ठीक है।
महासागरीय धाराएं किस प्रकार से इनको प्रभावित करती हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो अलास्का ठंडी जलधारा इस तरह से प्रभावित होती है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम चलती है, ये गर्म जलधारा है जो इस तरह से जाती है, ये पूरे क्षेत्र को गर्म बनाए रखती है सामान्य रूप से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध में ये हम्बोल्ट ठंडी जलधारा आती है जिसको हम लोग कहते हैं पेरू ठंडी जलधारा। यहाँ पर भी ठंडी जलधारा आती है जिसको कहते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। ठीक है, तो ये ठंडी जलधाराओं के प्रभाव में भी रहती हैं और गर्म जलधाराओं के प्रभाव में भी रहती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर वर्षा किस प्रकार से तटीय क्षेत्रों में प्रभावित होती है। जहां पर पर्वत श्रेणियां हैं तट के समानांतर, वहां इनका विस्तार एक पट्टी के रूप में है, क्योंकि पर्वतीय अवरोध के कारण इनका आंतरिक भागों में विस्तार नहीं हो पाया है, जैसे उत्तरी अमेरिका में देख लें या दक्षिणी अमेरिका में देख लें। तो ये सिर्फ तटवर्ती क्षेत्रों में ही इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, आंतरिक भागों में नहीं पाई जाती है। चूंकि पश्चिमी यूरोप में इस प्रकार का कोई पर्वत नहीं है, तो इसलिए पश्चिमी यूरोप में इसका विस्तार बहुत आंतरिक भागों तक पाया जाता है। अब हम आते हैं वर्षा की क्या विशेषता है। तो हम लोगों ने जब भूमध्य रेखीय जलवायु का अध्ययन किया था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि भूमध्य रेखीय जलवायु ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां वर्ष भर वर्षा होती है। दूसरा विश्व में यही यूरोप तुल्य जलवायु प्रदेश है जहां वर्ष भर वर्षा होती है, पूरे वर्ष वर्षा होती है। लेकिन भूमध्य रेखा की अपेक्षा यहां पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में 200-300 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। तो पहली विशेषता है कि भूमध्य रेखा के बाद दूसरा ऐसा ये क्षेत्र है यूरोप तुल्य जलवायु वाला जहां वर्ष भर वर्षा होती है, यानी कि कोई भी वर्ष का महीना शुष्क नहीं होता है। बस यही होता है कि यहां पर किसी महीने में कम वर्षा होती है, किसी महीने में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो पहली विशेषता है कि यहां वर्ष भर वर्षा होती है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यहां वर्षा शीत ऋतु में अधिक होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा, शीत ऋतु में थोड़ी सी मात्रा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, तो इसकी प्रवृत्ति यह है कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा थोड़ा सा कम होती है, जबकि शीत ऋतु में वर्षा अधिक होती है, लेकिन वर्षा पूरे वर्ष होती है। ठीक है, तीसरी विशेषता है कि जैसे जैसे हम तटवर्ती भागों से आंतरिक या महाद्वीप के आंतरिक भागों में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यानी कि तटवर्ती भागों से महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वार्षिक वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, तो ये वर्षा का प्रतिरूप है। ठीक है, और यहां पर वर्षा मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होती है। तो यहां पर वर्षा मुख्यतः चक्रवातीय होती है, जहां पे पर्वत अवरोध की भांति हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में कोस्टल माउंटेन रेंज या दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी, वहां पर वर्षा पर्वतीय प्रकार की भी होती है। लेकिन यहाँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, तो चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। चूंकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के साथ होने वाली वर्षा धीरे धीरे बहुत देर तक होती है, इसके साथ ना तो भूमध्य रेखीय वर्षा की भांति ना तो बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म आते हैं या गड़गड़ाहट या चमक के साथ वर्षा होती है, ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ वर्षा सामान्य होती है, बहुत धीरे धीरे वर्षा लंबे समय तक होती है। तो इसकी विशेषता है, ठीक है, वर्षा की। अब आते हैं वनस्पति क्या यहाँ की है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर वर्ष भर वर्षा मिलती है, यानी कि वार्षिक वर्षा वर्ष भर होती है। ठीक है, तो वर्षा जब वर्ष भर होती है तो जो यहां की वनस्पति है वो सदाबहार प्रकार की है। सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वर्षा की उपलब्धता वर्ष भर बनी रहती है और तापमान भी ठीक होता है, मॉडरेट रहता है। तो इसलिए वनस्पति या जीव जंतुओं के बढ़ने के लिए बहुत आदर्श कंडीशन मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है ये भी काफी समृद्ध है। ठीक है, समृद्ध रही है, अब इस स्थिति डमाडोल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, तो सदाबहार प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इनमें मुख्यतः डगलस, फर, स्प्रूस,
हेमलाक और एल्म जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए कि यहाँ के वृक्षों में डगलस, फर, स्प्रूस, हेमलाक और एल्म वृक्ष मुख्य हैं। यहाँ पर सदाबहार वनस्पतियां हैं यहाँ की। ठीक है, जीव जंतुओं की दृष्टि से देखा जाए, बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत समृद्ध क्षेत्र रहा है। आज स्थिति ये हो गई है कि यह विश्व के सबसे ज्यादा विकसित देशों के क्षेत्र में पड़ता है ये। ठीक है, जैसे पश्चिमी यूरोप या यूएस और कनाडा, साथ में चिली भी एक अच्छा खासा विकासशील देश है या विकसित देशों की श्रेणी में लगभग पहुंचने वाला है। न्यूजीलैंड भी विकसित देश है। यहां पर क्या किया गया है कि पश्चिमी यूरोप में यहाँ की वनस्पतियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया है। और क्यों सफाया किया गया है कि जो यूरोप क्षेत्र में इस जलवायु का विस्तार है वो मुख्यतः एग्रीकल्चरल लैंड के कारण यहाँ की वनस्पतियों को साफ कर दिया गया है। कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनस्पतियों को साफ कर दिया गया है और साथ में रिहायशी क्षेत्र के विस्तार के कारण यहाँ की वनस्पतियों को लगभग साफ कर दिया गया है। ठीक है, जब वनस्पतियों को साफ कर दिया गया है तो यहाँ की बायोडायवर्सिटी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो यहाँ के जीव जंतु थे वो भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब उत्तरी जो हमारा अमेरिका है उसमें कनाडा और यूएस में ये कुछ अपने प्राकृतिक स्वरूप में वनस्पति अभी भी है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी धीरे धीरे वनस्पतियों को नष्ट किया जा रहा है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी यहाँ की वनस्पतियों को लगभग नष्ट किया जा चुका है, क्योंकि वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल लैंड के विस्तार और अन्य कार्यों के कारण वहाँ पर भी धीरे धीरे यहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने देखा यूरोप तुल्य जलवायु या ब्रिटिश तुल्य जलवायु की क्या विशेषताएं हैं, तापमान संबंधित क्या विशेषताएं हैं, वर्षा संबंधित क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ पर बायोडायवर्सिटी की क्या स्थिति है, वनस्पति की क्या स्थिति है। ये जो क्षेत्र है हमेशा ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव में रहता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में यहाँ बहुत ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ पाता है और साथ में शीतकाल में भी बहुत ज़्यादा तापमान नहीं गिर पाता है, क्योंकि पछुआ हवाओं के प्रभाव में रहता है। हाँ, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जाने पर स्थिति थोड़ी बदल जाती है। ग्रीष्मकाल में थोड़ा अधिक तापमान हो जाता है और शीतकाल में तापमान माइनस से भी नीचे चला जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर किसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।